हेलो पीपल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक्स। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो सनातन संगम त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं। जी हाँ, उनका नाम है राजेश पाठक, जिनकी 800 से ज्यादा कृतियां ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे साहित्य और आज के हमारी युवा पीढ़ी के बारे में। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ ओनली ऑन 89.6 वी टॉक्स, हमेशा आपके साथ। You are listening V Talks on V Radio 89.6. हमेशा आपके साथ। हमारे आज के गेस्ट हमारे वी टॉक्स के इस एपिसोड में जुड़ चुके हैं। तो पाठक जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपका अभी का एक्सपीरियंस कैसा है? वी रेडियो FM 89.6 के इस परिवार में आकर मुझे सबसे पहले तो प्रकृति के आनंद की अनुभूति हुई। जिस पवित्रतम वातावरण में और जिस आध्यात्मिक भाव से इस पूरे परिसर को सजाया गया, रचाया गया, उसने मुझे आंतरिक रूप से उल्लास सौंपा। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इवन ऐसे एनवायरनमेंट में मेरे हिसाब से तो बच्चों का भी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, नेचर के पास में। और मेरा वैसे आपसे सवाल था कि ये सनातन संगम क्या है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सनातन संगम ये विप्र जगत की ब्राह्मणों की एक त्रैमासिक पत्रिका है। ये त्रैमासिक पत्रिका और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन को किताब के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो होती है विवाह की। हर माता पिता अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ परिवार में सौंपने के लिए लालायित रहता है कि कैसे उसके अनुकूल जीवन साथी मिल जाए। अगर बेटी है तो उसके लिए दामाद की तलाश होती है, अगर बेटा है तो बहू की तलाश होती है। तो ये पत्रिका इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये एक सहयोग देती है और इस तरह का सहयोग देती है कि हम औसत मध्यम वर्ग में पहुंचकर अपने संस्कारों के अनुकूल रिश्ते का चयन कर सकें। वर्तमान में विवाह में जो विसंगतियां आ रही हैं, जो टूटन आ रही है, जो उलझनें आ रही है, जो एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावना तीव्रता से प्रवाहित हो रही है, हमारा उद्देश्य इसमें संस्कृति, संस्कारों के आलेखों के माध्यम से तदनुसार जागरण देना और समाज की जो प्रमुख संस्था है जिसको दाम्पत्य संस्था कहते हैं, उसमें धर्म, अध्यात्म, निर्माण, समर्पण, त्याग, स्नेह, प्रेम, सौहार्द आदि सभी भावों को शामिल करते हुए इस पत्रिका का क्रियान्वयन करना। और ये गौरव का विषय है कि 38 वर्षों से ये पत्रिका नियमित प्रकाशित हो रही है, पूरे देश में जाती है। और ये भी प्रसन्नता का विषय है कि विदेश में भी जो हमारे विप्र है, जो इस पत्रिका को स्वीकारते हुए अपने आगे के रिश्ते को जो भारतीय भूमि से जोड़ना चाहते हैं, वो भी इसे स्वीकारे हुए हैं। 38 वर्ष पूर्व जब इसका शुभारंभ हुआ था तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सनातन संगम राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंच जाएगी और ये विप्रों की एक भावधारा बन जाएगी। तो मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पत्रिका की मूल धारा को स्वीकारा। तो अनन्या जी, ये भाव था इस सनातन संगम के लिए। वैसे आपने अभी तक जितनी भी हमसे पूर्व में वार्तालाप की, चाहे वो FM रेडियो के संदर्भ में की हो या जीवन के निर्माण के संदर्भ में की हो, तो बड़ी सरलता से आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो एक बार तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, और सर, जैसा कि आपने सनातन संगम के बारे में इतना कुछ बताया कि वो एक दाम्पत्य जीवन से लोगों को जोड़ते हैं, तो मेरा ये सवाल था कि आज की डेट में इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन वेबसाइट, मैट्रिमोनियल साइट और ऑनलाइन वेबसाइट और मैट्रिमोनियल साइट में जो रिश्ते होते हैं वो एकदम अपरिचित मिलते हैं। ऑनलाइन होना यानी कि पूरे विश्व को शामिल करने की सामर्थ्य रखना। हमारी जो पत्रिका सनातन संगम है ये परिचितों तक सीमित है, इसके हजारों सदस्य हैं, लेकिन अगर रिश्ते की बात आती है तो वो उन हजारों सदस्यों के मध्य में ही हमारे रिश्ते कायम हो जाते हैं। वेबसाइट में किसी अन्य शहर के अनजान व्यक्ति से हमारा संपर्क होता है। जब हम रिश्ता चयन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर पे जो भी बहू आए
वो संस्कारों की धारा से जुड़ी हुई आए, उसके संदर्भ में हमें कोई जानकारी मिले, उसके परिवार की हमें कोई जानकारी हो। और हमारी सनातन संगम में अगर कोई रिश्ता प्रस्तुत किया गया है तो वो पूरे के पूरे पारिवारिक आकलन और उसकी स्थितियों को देखने के बाद हम प्रकाशित और प्रस्तुत करते हैं। हमें अनजान रिश्तों से मतलब नहीं है। हमारा जो रिश्ते का दायरा है वो परस्पर सदस्यों के मध्य है। कोई सदस्य होता है वही इस पत्रिका में देख लेता है सनातन संगम में कि कौन सा रिश्ता उसके अनुकूल है, और जब वो उनसे बात करने जाता है तो हमें ये गौरव की अनुभूति होती है कि वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं उनके चाचा मामा काकर या फूफा से रिलेटेड या संबंध उनसे जुड़ा हुआ मिलेगा। उसे अनजान रिश्ते उसको नहीं मिलते। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आज देखिए समाज में जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं उसके पीछे मूल कारण संस्कारों की जानकारी ना होना, परिवार की जानकारी ना होना, विद्यार्थियों का या किसी परिवार का वर्तमान की विसंगतियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा होना। ऐसी स्थिति में अगर उस परिवार की कोई कन्या हमारे यहाँ बहू बनकर आती है तो वो पूरी की पूरी हमारी संतति को प्रभावित करेगी। अतः हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी रिश्ता हमारी मैगजीन सनातन संगम के माध्यम से हो वो संस्कारवान हो, वो संस्कारों से जुड़ा परिवार हो, वो ऐसा परिवार हो जिसके अंदर निर्माण की भावना हो, जिसके अंदर भारतीय सांस्कृतिक वैभव को जोड़कर परिवार संस्था को संचालित करने का भाव हो। एक स्त्री, एक लड़की जब घर आती है तो वो अपने पूर्व घर के सारे संस्कारों को लेकर हमारे घर आती है। तो एक तो उसके संस्कार, फिर दूसरे हमारे घर के संस्कार, ये दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। यदि दोनों संस्कारों में सामंजस्य है तो कभी पारिवारिक संस्था में विसंगति पैदा हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि बहुओं का ये रहता है कि वो अपने घर से दूसरे एक घर में आती हैं तो वो संस्कारों का बहुत उसमें वो रहता है कि दोनों घर के संस्कार मिलते हैं। और बहुएं जो होती हैं वो फैमिलीज भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। तो इस बीच यदि एक्सपेक्टेशंस अगर लड़की के घर वालों को दामाद से हो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों को रहती हैं दामाद से? देखिए, जब पति और पत्नी के रिश्ते निर्मित हो जाते हैं ना तो वहां पर कोई पृथकता नहीं होती, वहां पर एकाग्रता होती है, एकता होती है। चाहे वो दामाद हो या बहू हो, ये दोनों बराबर के पक्षदार हैं। यदि आप अपनी बहू से कामना करती हो कि वो घर परिवार के संचालन में तदनुसार भूमिका का निर्वाह करे तो लड़की के माता पिता का भी ये दायित्व है कि वो बेटे से यानी कि अपने दामाद से ये कामना करें, ये इच्छा रखे कि वो तदनुसार बेटी को उसके निर्माण में सहयोग और संस्कारों के आगे बढ़ाने की दिशा में योगदान दे। क्योंकि अब यहाँ पर दोनों पृथक नहीं है, दोनों मिल चुके हैं, दोनों एकता के सूत्र में, एक संकल्प, एक भाव, एक सूत्र लेकर समाज के निर्माण की दिशा में चल रहे हैं। तो दोनों ही दिशा में अगर अपेक्षाएं होती हैं तो वो अपेक्षाएं न्यायपूर्ण है। हमारा मन करता है कि हम अपने दामाद को बेटे जैसा माने, और इधर अगर सास का मन करता है कि वो अपनी बहू को बेटी जैसा माने, तो ये कथनात्मक तौर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जीवन की धारा के साथ हम जुड़ते हैं, वास्तविकता से जुड़ते हैं, किचन में जाते हैं, वहाँ के दायित्वों का निर्वाह करते हैं, तो बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। फिर यहाँ आता है पीढ़ियों का अंतर। सास ने अपने युग जैसा जीवन जिया है, जो हमारे यहाँ बहू आई है वो वर्तमान युग जैसा जीवन जीते हुए आई है, उसके साथ वैसी प्रभावशीलता है, सास के साथ 50 वर्ष पुरानी प्रभावशीलता है। ये दोनों के समय के अंतर की जो स्थितियां हैं ये दोनों को ही पसंद नहीं आती। कुछ स्थितियां बहू को पसंद नहीं आती, कुछ स्थितियां सास को पसंद नहीं आती, तो इधर से विसंगति का वातावरण निर्मित होता है। हम अगर ये कहें कि सास के अनुकूल बहू बन जाए तो बहू का भी ये दायित्व है कि वो ये सोचे कि मेरे अनुकूल मेरी सास बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः यहाँ पर जो स्थिति आती है ये बहुत आवश्यक होती है कि दोनों पक्ष सामंजस्य के साथ जीवन निर्माण की दिशा में, परिवार निर्माण की दिशा में, बच्चों को संस्कार देने की दिशा में आगे बढ़े। यदि यहाँ अस्थिरता आती है
तो कलह पैदा होती है, और यहाँ से ही जो कलह होती है वो परिवार में मन मुटाव की स्थिति तक हमें पहुँचाती है। तो अतः मेरा ये विनम्रता पूर्वक निवेदन है, ये प्रार्थना है कि सास अपने 50 वर्ष युग के पुराने वातावरण को अगर नहीं भूल सकती, तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हो कि जो बहू आई है, जो वर्तमान समय की स्थितियों को लेकर आई है, वो आपकी 50 वर्ष की पुरानी स्थितियों को कैसे स्वीकार ले। तो अतः दोनों को सामंजस्य की आवश्यकता है, कुछ आप स्वीकारो, कुछ वो स्वीकारे। इस तरह हम अपने गृह निर्माण की, परिवार निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते जाएं। ठीक है सर। अब इस टॉपिक पे मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि शादियों में एक मेन चीज़ होती है दहेज प्रथा। जैसे आजकल तो दहेज भी नहीं कहते हैं, आजकल आपकी मन से दिया हुआ गिफ्ट कहने लगे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत पुरानी परंपरा है, और ये पिता का समर्पण के संपूर्ण भाव का प्रतीक होती है। जब पिता अपनी बेटी को देता है किसी परिवार में, तो वो ये उल्लास से, उमंग से, उत्साह से, सुख से और अपने अंदर के समर्पण से अपनी बिटिया को बहुत कुछ देता आया, चला आ रहा है। कालांतर में ये प्रथा मांग की हो गई, और जब ये मांग की प्रथा हुई है, तब से इसमें विकृतियां आ गई। आज भी कोई भी पिता ऐसा नहीं है, अगर वो ये चाहता है कि उसकी बिटिया की शादी हो रही है, तो जब बेटी जन्म लेती है तब से ही वो ये सोचने लगता है कि मेरी बेटी जब शादी होगी तो मैं उसको ये करूँगा, ऐसे शादी करूँगा, उसको ये दूंगा। उसकी जोड़ की प्रवृत्ति तब से पैदा हो जाती है जिस क्षण बेटी का जन्म होता है। तो पिता तो उदारशील होता ही है, वो तो देता ही है अपनी बेटी के लिए, और क्या क्या नहीं देता। वो संस्कार देता है, वो जीवन देता है, वो निर्माण देता है, वो शिक्षा देता है, वो ज्ञान देता है, और उसके साथ जब वो विदा करता है तो आंसू के साथ वो धन भी देता है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये मांग से अगर परे है, स्वैच्छिक है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। जहां तक मांग की बात है, तो इसमें विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। आज की स्थिति में यदि स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की, युवा और युवती दोनों में समानता की भावनाएं हैं, अगर पिता बेटी को दे रहा है तो वो ये कामना कर सकता है कि बेटे वाले हमें हमारी बेटी को देने के प्रतिफल में अर्थदान दें, तब मैं आपको अपनी बेटी दूंगा। यदि ये पिता सोच ले तो संतति के निर्माण का ये क्रम ही स्थिर हो जाएगा। ये प्रकृति, ये संसार, ये सृष्टि आगे बढ़ेगी ही नहीं। अतः इधर ये आवश्यक है कि हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा, बिन मांगे जो मिले, क्योंकि आपको तो वो अमूल्य निधि मिल गई, वो संपदा मिल गई, वो संस्कार मिल गए जो बेटी के रूप में, बहू के रूप में आपके घर, परिवार, समाज में आ रहे हैं, आपके बेटे के जीवन निर्माण में आ रहे हैं। क्योंकि जो बहू या बेटी आ रही है आपके घर में, वही आपके परिवार को संचालित करेगी, उसी से संतान होगी, उसी से गृह निर्माण होगा, उसी से परिवार का नाम चलेगा, और परिवार का नाम चलते हुए जो सामाजिक व्यवस्था है वो गतिशीलता प्राप्त करेगी। ठीक है सर। और जैसे कि हम आज की युवा पीढ़ी के बारे में बात करें, तो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया वर्तमान की आवश्यकता है, लेकिन ये कहावत है ना कि विज्ञान ने अगर हमें ज्ञान दिया है तो बहुत सारी अज्ञानताओं से भी जोड़ा है। विज्ञान अगर हमें जीवन निर्माण के लिए जोड़ता है, विकास के लिए जोड़ता है, तो तदनुसार उसकी विकृतियां और विरक्तियां भी हमारे पास शामिल हो जाती है। हमें सोशल मीडिया के उस पक्ष को स्वीकारना आवश्यक है जिससे हमारे जीवन की निर्माण की आधारशिला जुड़ी होती है, जो हमें तत्काल की स्थितियों से ज्ञान करा दे। होता यह है कि हम सोशल मीडिया से इतना जकड़ चुके हैं कि हम एक पल मोबाइल के बिना अपने आप को नहीं रख सकते, हम एक पल सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। ये सांसों के स्पंदन जैसे हमारे विचारों में, हमारे जीवन में जुड़ चुकी है। और लेकिन सोशल मीडिया का जुड़ना, यानी कि वर्तमान प्रगति का जुड़ना, वर्तमान में तत्क्षण में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मिलना, उसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी होती हैं। सुबह जब उठते हैं और सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के शुभ संदेश को हम पढ़ते हैं और वो शुभ संदेश से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, तो निश्चित ही पूरे दिन एक ऊर्जा भरी भावना हमारे मन में बनी रहती है। वही अगर सोशल मीडिया पे कोई हम नकारात्मकता देख लेते हैं तो हमारा मन नकारात्मक हो जाता है। सोशल मीडिया हमारे मन को रचनात्मक बनाने, हमारे मन को विध्वंसात्मक बनाने, हमारे मन को
विपरीत दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन हमें ये प्रयोग करना है कि हम सोशल मीडिया की जो स्थिति है उससे अपने आप को कितना जोड़ें और कितना जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि दूर इससे जा नहीं सकते, ये आवश्यकता में शामिल हो चुकी है। और जैसे कि आज की डेट में बहुत से लोगों के करियर ऑप्शन में ही क्रिएटर होना या इन्फ्लुएंसर होना आ गया है, जिसका पूरा सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया से ही है। तो ये एक डेवलपमेंट के हिसाब से या रोजगार के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म सही है या नहीं? देखिए, परिवर्तन एक नियम है और परिवर्तन अगर नहीं है तत्कालीन स्थितियों के अनुकूल तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। अगर बहुत सारे शिक्षा के बिंदु सोशल मीडिया से जुड़ चुके तो शिक्षा जगत भी, समाज जगत भी ये अनुभव कर रहा है कि बिना सोशल मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब प्रयोग ये है कि सोशल मीडिया में अगर नमक भी मिल रहा है, शक्कर भी मिल रही, शहद भी मिल रहा है, तो हमें ये देखना है कि हमें क्या स्वीकारना है। ये हमारे अपने ऊपर निर्भर होता है कितना स्वीकारना है। तत्क्षण में विश्व की जानकारी, विश्व के घटनाक्रम, पूर्व के घटनाक्रम, क्या हो रहा है, विषय की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और अगर ये जानकारी प्राप्त हो जाती है तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञानवर्धक माध्यम है। हमें इसकी ज्ञान की धारा को ही स्वीकारना चाहिए, इसकी नकारात्मकताओं से बचते हुए इसका उपयोग करें, लेकिन सकारात्मक दिशा में करें, जीवन निर्माण की दिशा में करें, ज्ञानवर्धन की दिशा में करें। तो ये सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है। और जैसे जो आज की यूथ है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो गलत राह पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन्हें अगर वापस सही रास्ते पे आना हो या फिर हम चाहें कि वो सही रास्ते पे हम उन्हें लाना चाहें, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वर्तमान पीढ़ी की अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा उसके अपने वैयक्तिक सोच पर निर्भर होती है। दिशा गलत जा रही है, इसका मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी ने दिशा के प्रति सोच नहीं रखी। उसका भविष्य का लक्ष्य क्या है, उसे आगे जाकर क्या बनना है, क्या करना है। यदि उसके मन में ये प्रारंभ से ही एक संकल्प जागृत हो जाए, उसके अंदर यदि ये बहुत उत्साह और बहुत विवेक के साथ बात जुड़ जाए कि हमारा भविष्य किस दिशा में निर्माण की ओर आगे बढ़ेगा, हम आगे जाकर किस दिशा में अपने जीवन को गतिशील बना सकते हैं, अगर वो प्रारंभ से ही ये सोच रहा है तो वो उसकी जो दिशा है वो कभी गलत नहीं हो सकती। और अगर वो गलत दिशा में चल ही पड़ा है और उसको वापस आना है तो उसके लिए धर्म है, दर्शन है, चिंतन है, ध्यान है आदि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर की मतलब जो कलुषता है उसको दूर करते हुए उसके अंदर एक ऊर्जास्वित भावना जागृत करती हैं, उसके अंदर एक चेतना का वातावरण देती है। हम ध्यान करते हैं, हमारी चिंतनशीलता होती है, हमें ध्यान साधना, अध्ययन, मनन, ईश्वर की आराधना, इन सब से जुड़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में उल्लास और निर्माण की भावना जागृत होती है, उस दिशा में वर्तमान पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए। उसे केवल और केवल बाह्य वातावरण में ही अपने आप को नहीं समर्पित करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि धर्म क्या है, दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चिंतन क्या है, और इन सब के साथ ध्यान साधनाएं क्या है, श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन, श्रेष्ठ विचारधाराओं का श्रवण, ये उसके मन की विध्वंसात्मक स्थिति को सकारात्मक दिशा में जोड़ने के काम आएगा। अतः ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो विपरीत दिशा में निकल गए हैं, उनको शांतिपूर्वक अपने भविष्य के निर्माण की ओर ध्यान देते हुए इन विविध धाराओं से जुड़ना आवश्यक है। और यदि हम साहित्य की बात करें तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए साहित्य से और ज़्यादा उन्हें जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? साहित्य का इसके अंदर विचारों की विलक्षण क्षमता है। युवा पीढ़ी जिसका सोच बहुत व्यापक है,
वो अपनी व्यापक सोच को अगर शब्दों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगी तो उसकी सोच से उसके अपने जो पाठक है वो लाभान्वित होंगे, समाज लाभान्वित होगा। जब समाज लाभान्वित होगा तो परिवेश लाभान्वित होगा, जब परिवेश लाभान्वित होगा तो राष्ट्र लाभान्वित होगा। युवा पीढ़ी को अपनी सृजनात्मक रचनात्मक शक्ति का प्रयोग सृजनात्मक धारा में भी करना चाहिए। उसके पास विपुल भंडार है विचारों का, लेकिन वो विचारों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कैसे करें, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी धाराएं बहुत क्षण पल में बिखर जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत शांति प्रियता के साथ, शांत मन के साथ जो आपके मन में उथल पुथल मच रही है, कभी कोशिश करें कि आप लिखने का प्रयत्न करें। और अभी सोशल मीडिया की बात हुई तो आपके हाथ में तो मोबाइल रहता है, यदि विचार आते हैं तो आप मोबाइल में टाइप करके रख लें, उनको पढ़ें, जब अवसर आए तो उनको विस्तार देने का प्रयत्न करें। साहित्य से जुड़ना वर्तमान पीढ़ी का इसलिए भी आवश्यक है कि साहित्य के बिना सृष्टि की, परिवेश की और मन की विचारधाराओं के निर्माण की स्थिति को स्वीकारना ही असंभव है। आज हम जो भी देख रहे हैं कि आज से सदियों पूर्व क्या था, वो तो साहित्य के माध्यम से ही हम तक आया। तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से आता है। आज आप जो सृजन करेंगे, जो परिकल्पनाएं अपनी कथा कहानी और अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करेंगे, आज से 50 साल बाद लोग सोचेंगे कि 50 वर्ष पूर्व वैसा इस पीढ़ी ने सोचा था जैसा आज सार्थक हो रहा है। तो वर्तमान पीढ़ी को साहित्य से जुड़कर अपने निर्माण, समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना आवश्यक है, और इसके लिए उसे स्वचिंतन की भी आवश्यकता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में या कुछ सालों में सनातन धर्म और युवा पीढ़ी का क्या फ्यूचर है? सनातन धर्म और युवा पीढ़ी, हम ये नहीं कह रहे कि केवल युवा पीढ़ी सनातन धर्म की ओर जा रही है। सनातन तो एक जीवन प्रणाली का धर्म है, जीवन निर्माण का धर्म है, मनुष्य होने का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है। अगर युवा पीढ़ी सनातन की तरफ अपने कदम बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो जीवन के निर्माण को परमात्मा के मार्ग पर चलकर उस दिशा में आगे बढ़ा रही है। सनातन, इसका भाव ही विलक्षण है, इसको शब्दों में व्याख्याहित करना ही संभव नहीं है। और युवा पीढ़ी ने अगर इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमारा ये मानना है कि जैसे ही युवा पीढ़ी सनातन को स्वीकारेगी, वैसे ही उसके अंदर की विकृतियां विसर्जित होती जाएंगी। वो बिल्कुल वैसे निर्मलता के साथ अपने जीवन का उदय करने की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। सनातन की ओर युवा पीढ़ी का बढ़ना समाज को एक सार्थक संदेश है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा संदेश है। ये केवल धर्म नहीं है, सनातन तो जीवन निर्माण का एक माध्यम है, और इसके बिना तो ना हम प्रकृति की कल्पना कर सकते, इसके बिना ना हम अपने होने की कल्पना कर सकते, इसके बिना ना हम अपने मन की पवित्रता की कल्पना कर सकते। तो सनातन एक पवित्रता है, एक जीवन प्रणाली है, एक निर्माण की आधारशिला है। और जहाँ सनातन है वहाँ मनुष्यता है, जहाँ सनातन है वहाँ प्रकृति है, जहाँ सनातन है वहाँ ये संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। और अगर यदि कोई चीज़ ऐसी, एक चीज़ के बारे में हम बात करें कि हमारे देश के लिए युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से वो एक चीज़ क्या होगी? एक वक्त था जब हमारे युवाओं ने अपने आप को समर्पित करते हुए, अपनी शहादत देते हुए, शहीद बनते हुए देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। अब वैसी स्थिति नहीं है, समय बहुत बदल चुका है। अब हम अपने आत्मोत्सर्ग की कामना को लेकर देश निर्माण में शामिल नहीं होते। हम होते हैं देश के विकास के लिए, देश के उदय के लिए, देश को क्या कुछ नया कर सके। तो जो स्वतंत्रता के पूर्व युवाओं का भाव था, उनका देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश था, अब वैसा नहीं रह गया। अब तो बहुत चीजें बदल गई है। तो युवाओं को यदि उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि देश के निर्माण की स्थिति में हमें किस तरह योगदान देना है, हमारा तो ये भाव है कि अगर आप मार्ग में चल रहे हो
और मार्ग में कोई कंकड़ पत्थर पड़े हैं जो कि आपके आवागमन में दूसरे को अवरुद्ध कर रहे हैं, एक युवा ने उस पत्थर को ही किनारे कर दिया, तो मैं तो ये मानूंगा कि उसने देश के हित में काम किया। यदि उसने सड़क पर कचड़े फेंकने वाले के लिए बहुत प्रेम से, प्यार से उसको दिशा दे दी कि नहीं, ये दिशाएं गलत है। आज इस तरह की छोटी छोटी स्थितियों से युवाओं को परिवेश परिवर्तित करने की संकल्पना लेकर देश निर्माण में सहभागी बनना है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जो हम सहजता में असहज होकर कर देते हैं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम इस देश के लिए, समाज के लिए घातक होता है। तो आप अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते हुए ये देखने, समझने और सोचने का प्रयत्न करें कि छोटे छोटे माध्यमों से आप देश के हित के लिए क्या कर सकते हैं। आप पर्यावरण की रक्षा में अगर योगदान दे रहे हैं तो वो भी देश के हित में है। आप एक अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ा रहे हो तो वो भी देश के निर्माण में है। आप एक किसी अबला की मदद कर रहे हो तो वो भी देश के निर्माण में है। आप किसी सड़क चलते जाते हुए एक स्त्री जिसको कि दूसरे लोग विपरीतता से परेशान कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई प्रयास कर रहे हो, आप स्वतः आगे ना आकर आप तदनुसार पुलिस विभाग तक फोन करके सूचना दे रहे हो, तो वो भी एक देश के हित की बात है। तो देश के हित की परिकल्पना तो अब बहुत व्यापक हो चुकी है। युवाओं को जहां है वहां के वातावरण को स्वच्छ, स्वस्थ और देश निर्माण की स्थिति से जोड़ते हुए बनाए रखना ही उसका देश के प्रति धर्म है। तो जितने भी हमारे युवा हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन यही है कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें भी जो हैं वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी कोशिश साबित हो सकती है। सर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि यदि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है तो वो क्या कर सकते हैं? युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसको अपनाकर युवा आगे नहीं बढ़ सकते। आवश्यकता है संकल्पना की, आवश्यकता है उसको उस दिशा में सोचने की और कार्य को संपादित करने की। न जाने कितने ऐसे रोजगार के मार्ग हैं जहां पर बढ़कर युवा अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या हो जाता है कि हम कुछ विशेष बिंदुओं पर अपने जीवन को निर्मित करने की ओर आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हम किसी अच्छी कंपनी के मैनेजर बन जाएं, संचालक बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं। ये तो एक प्रक्रिया है। इसके अलावा भी लाखों लाखों पक्ष हैं युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। वो स्वतः के कुछ कार्य प्रणालियों के निर्माण से वो अपने जीवन के निर्माण को जोड़ सकता है। उसके पास मार्ग व्यापक है, लेकिन आवश्यकता है उन व्यापक मार्गों पर उसको सोचने की, चलने की, उस दिशा में आगे बढ़ने की, तदनुसार वो कार्य कर सके। सर, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके हिसाब से जीवन का उद्देश्य क्या होगा? ईश्वर ने न जाने कितनी योनियों के बाद मनुष्य को ये तन दिया है, और ये जब तन दिया है तो परमात्मा ने उसको ये प्रकृति भी दे दी, उसको संपूर्ण सृष्टि का रस और आनंद भी अनुभूत करने की सामर्थ्य दे दी। केवल एक मनुष्य है जो इस संपूर्ण सृष्टि के सौंदर्य को निहार सकता है, निहारने के साथ उसका आनंद ले सकता है। मनुष्य के अलावा किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो इस सृष्टि के सौंदर्य को देख सके। जब परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए हमको प्राण देकर इतना बड़ा उपकार किया है, तो हमारा भी ये दायित्व है कि हम अपने जीवन को इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस परिवेश की रक्षा के लिए, वातावरण की रक्षा के लिए समर्पित करें। हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष का भाव है सत्कर्म, सद्भाव, मानवता, सेवा, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति। न जाने कितने ऐसे गुण हैं, जब तक हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा द्वारा दिए गए इस जीवन को मोक्ष तक की स्थिति तक नहीं पहुंचा सकते। मोक्ष केवल एक धार्मिक प्रवृत्ति का माध्यम नहीं है। मोक्ष पाने की कल्पना अगर हमारे मन में है, तो इसके पूर्व में जीवन के पूरे सत्कर्मों की आस्था इस समाज को देकर जाने की स्थिति होती है, जिसमें न जाने कितने कितने ज्ञान धाराएं जुड़ी होती हैं, कितने कितने विलक्षण भाव जुड़े होते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है, इसको हम उसी दिशा में
उसके द्वारा दर्शित मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि हम जब ऊपर जाएं तो हम ये कह सके कि हे परमात्मा, तुमने जिस भाव से हमें ये तन दिया, ये देह दी, हमने उस भाव को प्रकृति में रहकर पूर्ण किया और अब हम आपके पास तदनुसार वैसे आकर बैठ गए हैं निश्चल और निर्मल मन से। और इसी को एक बिंदु पर कहा गया है कि जस की तस रख दीनी चदरिया। एक चादर, इसको आप अनुभव करें इस बिंदु को कि परमात्मा ने जैसी चादर दी थी ना, और जब हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं तो वैसी की वैसी ही चादर हम परमात्मा को वापस कर रहे हैं। जस की तस रख दीनी चदरिया, ये बहुत बड़ा भाव है कि हमको ईश्वर ने निश्चलता से, निर्मलता से, शिशुवत भाव से इस प्रकृति पर भेजा और हमने इस प्रकृति से जुड़कर आक्रोश पैदा किया, विध्वंस पैदा किया, अपने मन में विरोध पैदा किया। ये विपरीतताएं हमने अपने से स्वीकारी है, ये हमें परमात्मा ने नहीं दी थी। परमात्मा ने तो हमको निश्चल मन से, हाथों को बिल्कुल निर्मलता के साथ इस पृथ्वी पर भेजा। और जब हम इस पृथ्वी से जा रहे हैं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। इन दोनों के बीच की यात्रा ही जीवन के लक्ष्य का, जीवन के होने का मार्ग है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारी जो यूथ है उसको भी आज बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने मिली होगी। और यदि हमारी यूथ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गलत राह पर होंगे तो वो भी ज़रूर कभी ना कभी सही रास्ते पर आएंगे। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए 89.6 वी रेडियो पर। मैं हूँ आपके साथ आरजे अनन्या, एंड हम सभी हैं हमेशा आपके साथ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। वी रेडियो 89.6 हमेशा आपके साथ।